Hello everyone, this is our English class and today we will continue our learning of letters. Yesterday we studied about how we have different types of letters and the format of letters, basically informal letter. And now we will learn more about letters. So we also studied this example. Okay. You are Mahindra, living at 176 Malviya Nagar, Jaipur. Write a letter to your father that you are working hard for your examination. So basically यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है. आप महेंद्र हैं, आप रह रहे हैं मालवीय नगर जयपुर में और आपको लेटर लिखना है अपने पिताजी को कि आप एग्जामिनेशन के लिए खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है 176 मालवीय नगर जयपुर. फिर डेट लिखनी है दिसंबर 10 2016, जैसे इन्होंने लिख रखी है, पुराना है एग्जाम्पल. आप अपनी करेंट डेट लिखेंगे. फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो आप लिखेंगे डियर फादर. फिर आएगी बॉडी ऑफ लेटर, जिस विषय में आप ये लेटर लिख रहे हैं. आई रिसीव योर लेटर yesterday. आई नो दैट यू आर वेरी वरीड अबाउट माई स्टडीज़, बट आई वॉन्ट you but I want to assure you that my study is going well. I do not waste my time in idle gossip. I regularly attend my classes and school. My teachers guide me well. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं बच्चा जो है अपने पिताजी के लिए लेटर लिख रहा है और वहाँ पर शुरुआत लेटर की ऐसे हो रही है कि मुझे कल आपका लेटर मिला और मुझे पता है आप मेरे को लेकर मेरी पढ़ाई को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ. मैं अपना टाइम बिल्कुल भी फिजूल बातों में नहीं व्यर्थ करता हूँ और मैं रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड करता हूँ और टीचर्स मुझे अच्छे से गाइड कर रहे हैं. आई कंप्लीट माई होमवर्क टास्क रेगुलरली. इन द सेकेंड टर्मिनल टेस्ट आई वॉज द टॉपर इन द क्लास. मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अपना होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट करता हूँ और जो सेकंड टर्मिनल टेस्ट हुए थे उसमें मैं टॉपर रहा था. विद बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू हर्षिता, योर्स अफेक्शनेटली महेंद्र. अब ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गई लेटर की कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया और मैं फर्स्ट आया और उसके बाद में मेरा स्नेह, जिस तरीके से अपन लिखते हैं कि मेरा प्यार माताजी और मेरी छोटी बहन को देना, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा गया है. और फिर एंड में आ गया आपका सब्सक्रिप्शन, योर्स अफेक्शनेटली, एंड देन साइन, अंडर साइन, जिस व्यक्ति ने ये लिखा है वो उसका नाम. तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. अब यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दी गई है. ठीक है. अब है राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट. फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स में यानी कि हम ऑफिशियल लेटर्स जो लिखते हैं. सपोज यू आर विनय, आप विनय हैं और यू आर राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट अ डिफेक्टिव परचेज. योर लेटर शुड बी समथिंग लाइक दिस. आप विनय हैं और आप अपनी किसी कंप्लेन के लिए लेटर लिख रहे हैं. आपने कुछ ख़रीदा था और वो डिफेक्टिव निकला है, तो उसके लिए लेटर किस तरीके से लिखेंगे. द मैनेजर, द इलेक्ट्रिकल, फिर डियर सर, पहले दो मैनेजर इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे एड्रेस आएगा और डेट आएगी. फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन. ठीक है. और फिर लिखेंगे डियर सर, on date I purchased from your shop a vacuum cleaner. Give name of the make and the name of the model, the serial number if you can read it, for rupees so and so. It does not work. Could you please arrange to have it put in order? Yours faithfully, then signed विनय. अब यहाँ पर क्या किया, मैनेजर को लिख रहे थे तो एड्रेस लिखा, ठीक है, डेट लिखी और फिर मैनेजर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जो भी दुकान का नाम था, ठीक है, जहाँ का भी वो है. फिर सैल्यूटेशन आया. फिर सीधी सी बात कि मैंने वहाँ पे परचेज़ किया था आपकी दुकान से वैक्यूम क्लीनर. अगर आप इसकी डिटेल दे सकते हैं, जो भी आपने ख़रीदा है उसका नाम किस कंपनी का है, मॉडल नेम क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है और कितने रुपए का है, ये तो आपको मेंशन करना ही है. ठीक है, वो भी मेंशन कर सकते हैं और आपको सिंपली बोलना है कि वो काम नहीं कर रहा है, क्या आप इसको ठीक करवा सकते हैं. तो फिर उसके बाद में आपने क्वेश्चन रेज कर दिया क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हैं इसलिए. फिर आप लिख सकते हैं एंड में योर्स फेथफुली, फिर आपका साइन. ठीक है, ये हुआ. परहैप्स नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, यू हैव टू राइट अगेन. अब रिमाइंडर, आपने ये जो कंप्लेन लिखी उसके खिलाफ में कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप उनको रिमाइंडर भेजेंगे. You should document your case as much as you can. If you have a spare copy, can make one of the first letter and close it. अब क्या है, आपका
आपकी परचेज़ के लिए कोई जो आपने कंप्लेंट लिखी थी उसके लिए कोई एक्शन लिया नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, अपने जो पहला लेटर है उसकी फ़ोटोकॉपी आपने करवा के रखी है या बना के रखी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको उसकी कॉपी आप भेजेंगे लगा के इस लेटर के साथ में। योर लेटर शुड नाउ रन समथिंग लाइक दिस, और अब आपका लेटर इस तरीके से लिखा होना चाहिए। वही शुरुआत तो वही, द मैनेजर द इलेक्ट्रिकल शॉप का नाम, डियर सर, और इसके साथ ही एड्रेस और डेट। फिर वुड यू प्लीज़ रेफर टू माई लेटर ऑफ डेट और डेट्स कॉपी ऑफ विच इज़ अटैच्ड। ठीक है, अब आपने एक कॉपी भेजी है आपकी कंप्लेन, या आपने पहला रिमाइंडर भेजना है तो आप लिखेंगे विच इज़ अटैच्ड। ओके, और अगर एक से ज़्यादा है तो आप लिखेंगे विच आर अटैच्ड। इज़ और आर में कंफ्यूज नहीं होना है। इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए होता है और आर जो होता है वो प्लॉरल के लिए होता है। ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ PLURAL इज़ प्लॉरल। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होता है, इसका प्लॉरल। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये शब्द। अब है आई हैव रिसीव नो आंसर सो फार। अब ये बोले, अब यहाँ पे शुरुआत में बोला कि आप मेरे लेटर पे रेफ़र करेंगे, देखेंगे उसको जो मैंने आपको सेंड किया था, इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। आई हैव रिसीव नो आंसर सो फार, मुझे अभी तक आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। Do you want me to report the matter to the consumer forum? I would be grateful for an answer within a week. अब यहाँ पर आपने रिमाइंडर के तौर पे भेजा है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मली थोड़ी सी थ्रेटनिंग होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉर्मल तरीके से, कि आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं कंज्यूमर फोरम में जाकर के रिपोर्ट करूँ इस मैटर की। मैं एक हफ्ते के अंदर आपका रिस्पांस चाह रहा हूँ और मैं बहुत ही ग्रेटफुल यानी कि आभारी होऊंगा अगर आप एक हफ्ते के अंदर रिस्पांस दे देंगे। फिर आपका वही योर्स फेथफुली साइन इस तरीके से, ठीक है। और आपके एनक्लोजर्स जो आपने पहले उनको भेजे हैं प्रीवियस, उस जिसके लिए इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया था, वो भी इसके साथ में अटैच करेंगे। बाय एनक्लोजिंग द कॉपी ऑफ प्रीवियस correspondence, you make it impossible for the manager to plead ignorance. Even if he did not receive your letter dated, he now has before his eyes a copy of it. By writing enclosures and giving their number, you may have written many times, you make it impossible for someone in the office to throw away the carbons if they get separated from the letter by mistake, they will be looked for। अब यहाँ पे आपने enclosures का लिख करके और फिर अपने पुराने जो आपने लेटर भेजे हुए उनकी कॉपी लिख करके अटैच कर देंगे। और उसमें अपने ये अभी हो सकता है कि पहले इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया हो क्योंकि इनको लेटर नहीं मिला हो, लेकिन अगर आप सेकंड रिमाइंडर लेटर जो आप भेज रहे हैं उसके अंदर आप अपने पुराने लेटर की भी कार्बन कॉपी लगा देंगे और उसमें आप ये भी लिख देंगे कि आपने कितनी बार इनको लेटर भेजे हैं, तो ये उसको अनदेखा नहीं कर पाएंगे और आपकी इस गुहार को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपकी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Write a letter to the collector of your district complaining the misuse of microphones and examination days। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अब आप दूसरी कंप्लेन लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं कलेक्टर को। पहले आपने कोई गलत सामान खरीद लिया था, मतलब डिफेक्टिव पीस खरीद दिया था, इसलिए मैनेजर को लिखा था। अब यहाँ पे आप कलेक्टर को लिख रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम के अंदर जो ये लाउड स्पीकर का यूज़ होता है उसकी कंप्लेन के लिए। तो आप जहाँ रह रहे हैं 59L ब्लॉक, श्री गंगानगर, मार्च, फिर डेट आ गई आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेस देंगे आप, यहाँ पे क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्पेस दी हुई है तो यहाँ पे आप स्पेस देंगे। फिर जिसको आप लिख रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जहाँ के कलेक्टर को लिख रहे हैं श्री गंगानगर। फिर सब्जेक्ट, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, बिना सब्जेक्ट करके आप ये फॉर्मल लेटर इनकम्प्लीट रहता है आपका। तो यहाँ पे लिख रहे हैं टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी कि बैन कर देना चाहिए लाउड स्पीकर्स के यूज़ को, ठीक है। फिर आपका आएगा सैल्यूटेशन सर, यहाँ पे डियर नहीं लगेगा, सिर्फ सर, या आप रिस्पेक्टेड सर लगाना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सर पे ही सर ही लिखेंगे। फिर सर के बाद में कॉमा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन द सिटी। मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहूँगा जो मिसयूज़ हो रहा है सिटी के अंदर, हमारे शहर के अंदर लाउड स्पीकर का, उसकी तरफ आपका ध्यान मैं पूरे आदर के साथ आकर्षित करना चाहता हूँ।
It is the peak time of board examination. ये अभी board examination का समय है. The students need a peaceful atmosphere to prepare well for the examination. Students को ज़रूरत है एक शांति वाले एटमॉस्फेयर की, जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके एग्जामिनेशन की. फिर ये बॉडी ऑफ लेटर देखिए, अब आप यहाँ पे इन्होंने पूरे एक पैराग्राफ में नहीं लिखा है, उसको डिवाइड किया हुआ है. But unfortunately, there are some shopkeepers who blare loudspeakers from morning to midnight in order to attract the customers. लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ शॉपकीपर जो है सुबह से लेकर के शाम रात तक बड़े बड़े लाउड स्पीकर चला करके बैठे रहते हैं, जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें. So please, you are requested to issue orders to ban the use of microphones in the city until the board examinations are over. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये बैन कर दीजिए माइक्रोफोन का यूज़, लाउड स्पीकर का यूज़, ठीक है, सिटी के अंदर, जब तक कि बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हो जाते. थैंकिंग यू, यहाँ पे आपकी एंडिंग किस तरीके से हो रही है, थैंकिंग यू, फिर वही योर्स फेथफुली और आपका अंडरसाइन रोहित. तो अभी हमने दो तरह के राइटिंग देखे. फॉर्मल राइटिंग पढ़ी आज हमने. एक एग्जामिनेशन के टाइम पे जो लाउड स्पीकर चल रहे हैं उसकी कंप्लेन के लिए आपने कलेक्टर को लेटर लिखा है, और दूसरा आपने पढ़ा किस तरीके से आपने पहले मैनेज करा है कि कोई डिफेक्टिव परचेज हो गई है, उसके लिए आपने कंप्लेनिंग लेटर लिखा है, और उसका जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपने उसके लिए रिमाइंडर लेटर भेजा है. सो यहाँ पे जो एड्रेस है उस पर कंफ्यूज नहीं होना, एड्रेस आप ही का आएगा, ठीक है. तो ये था आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल. अब हमारे पास में कुछ ऐसे भी लेटर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जॉब के लिए लिखते हैं. उसको लिखते हैं राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन के लिए हम जो चीज़ लिखते हैं वो किस तरीके से होती है. दिस वे इन्वॉल्व यू इन फिलिंग इन अ फॉर्म, इन विच केस ट्रीट इट in the same manner as an official letter. Suppose you are applying for a job in answer to an advertisement in the press. Construct your letter in such a way that it helps the selector to get at the key facts it pays. अब क्या है, कई बार आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है या लेटर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ रहा होता है, ठीक है. जैसे कभी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आगे जा करके, तो आपको एक फॉर्म भरने को दिया जाएगा, और वो फॉर्म जो भरने को दिया जाएगा उसको आपको इस तरीके से लेना है जैसे कि वो फॉर्मल लेटर है, ठीक है. आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने ये अप्लाई किस बेसिस पे किया है, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे आपको जानकारी मिली जॉब के बारे में. कंस्ट्रक्ट योर लेटर इन सच अ वे दैट इट हेल्प्स द सिलेक्टेड टू गेट एट द की फैक्ट्स इट पेज. अब इस तरीके से लेटर लिखना चाहिए कि आपके जो की फैक्टर्स हैं, यानी कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं या जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है उससे मेल खाती हुई जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने वाले की नज़र उस पर ही पड़े, ठीक है, और वो उस चीज़ पर ध्यान दे. Write a covering letter saying where you saw the advertisement and the date on which you saw it. It shows you are systematic. अब क्या होता है, लेटर से पहले एक कवरिंग लेटर भी आता है जिसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि आपने कौन से एडवर्टीजमेंट में ये देखा है इसका जॉब का, ठीक है, और किस डेट को देखा है. तो इससे इससे पता पड़ता है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं. Give your reasons for applying it and if already employed, why you want to change. अब उस लेटर के अंदर आपको ये भी मेंशन करना है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपके पहले से कहीं नौकरी है तो आप क्यों चेंज करना चाहते हैं नौकरी. State any points which may be in your favor such as willingness to go abroad, driving experience और and outside interest. और उसके अंदर इस तरह की पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं जो आपको मतलब अच्छी लगती है, जैसे कि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़े डिफरेंट है, या आपको आपके इंटरेस्ट जो है, आपकी इच्छाएं जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, यानी कि हॉबीज़, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, कोई पेंटिंग करता है, ये सारी चीज़ें. गिव द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ एटलीस्ट 2 people हु कैन बी कॉन्टेक्टेड फॉर रेफरेंस. अब उसके साथ में आपको कुछ नाम और एड्रेस ऐसे देने होते हैं, कम से कम 2 लोगों के, जो आपकी रेफरेंस के लिए होते हैं, यानी कि आपका किस तरीके से आपकी आउटलुक है लाइफ के प्रति, ठीक है, उस हिसाब से होते हैं. कि जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से 2 लोगों के नाम आपने दे दिए, या आपने पहले कभी काम किया है, या आपके कॉलेज के
क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आप अपने टीचर्स के नाम भी दे सकते हैं या अपने एल्डर्स के नाम दे सकते हैं। बेसिकली आप ऑफिशियल उसमें रहते हैं तो टीचर्स के नाम देना ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होता है, ये लोग चाहें तो फ़ोन करके जो आपको जिस जगह आप जॉब के लिए जा रहे हैं वहाँ के लोग आपका बैकग्राउंड चेक करवा सकते हैं कि वाकई में ये व्यक्ति किस तरह का है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफरेबली योर लास्ट एम्प्लॉयर और द प्रेजेंट वन। यहाँ पर आपके लिए कौन मेंशन करना होता है, किसको मेंशन होता है नाम, जो जिसने आपको लास्ट नौकरी दी थी या जो भी आपको प्रेजेंट नौकरी पे है, ठीक है, उसका आप नाम दे सकते हैं। योर हेड मास्टर और योर ट्यूटर, आप अपने हेड मास्टर और ट्यूटर का नाम भी दे सकते हैं। एंड वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैज़ नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक ऐसे व्यक्ति का नाम दे सकते हैं जिसने जो आपको काफ़ी लंबे समय से जानता हो। यू मस्ट ऑफ कोर्स आस्क दीज रेफरीज बिफोर हैंड वेदर दे आर प्रिपेयर टू वाउच फॉर यू। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जिनके भी नाम दे रहे हैं उन लोगों से आपको बातचीत करके रखनी है पहले से कि क्या अगर आप उनके पास में कोई फ़ोन आता है आपकी पर्सनालिटी या आपके बैकग्राउंड चेकअप के लिए, तो क्या वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं और वो सही चीज़ बोलेंगे, ये आपके ऊपर होता है। अब किस तरीके से क्या क्या मेंशन करना होता है, enclose a passport size photograph of yourself with your name written on it on a separate sheet with your name, address and the telephone number. You give your curriculum vitae, that is all the relevant factual information about yourself. इसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होती है। बेसिकली आपको उसके नीचे नाम लिखा होना चाहिए, एक सेपरेट शीट पे आपका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर देना होना चाहिए। करिकुलम विटाई के नीचे ये अंडर ये आपकी रिज्यूमे की हेडिंग होती है उसके नीचे। गिव योर एज, यू मे बी टू यंग टू ओल्ड टू बी कंसिडर्ड, आपको एज लिखनी होती है। आपकी नेशनलिटी लिखनी होनी चाहिए, आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं है वो लिखा हुआ होना चाहिए। आपको अपनी एजुकेशन लिखनी होती है, गिव योर एजुकेशन विद द नेम ऑफ योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, dates you were there in the brackets after each, then give the subjects you studied and your grade. सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, फिर यूनिवर्सिटी का नाम और ब्रैकेट के अंदर कौन सी डेट को आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी अटेंड करी है। उसके बाद में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए थे, क्या आपकी ग्रेड्स रही थी, ठीक है। फिर give your experience, list the jobs you have done with the dates in brackets. This is how the letter of application with its enclosures should look. अब क्या है कि आपको अपने अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है जो आपने पहले जॉब की है तो उनके जॉब कौन सी ईयर में कहाँ पे कौन सी जॉब की थी वो भी मेंशन करनी है और उसकी डेट भी मेंशन करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक फॉर्मेट है जो करिकुलम विटाए का होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको फिल करना होता है, ये तो लेटर है, कवरिंग लेटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वही एड्रेस लेफ्ट साइड में आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और फिर एड्रेस आएगा राइट साइड में, देन डेट आएगी, फिर डियर सर, इन आंसर टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया आई विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ पर्सनल मैनेजर। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस एडवर्टीजमेंट के उसमें ही मैं अप्लाई करना चाहूँगा पर्सनल मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैं आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, इंडियन, अनमैरिड, मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ, इंडियन हूँ और अनमैरिड हूँ। माई रीज़न फॉर अप्लाइंग टू यू इज़ दैट आई फील द नीड ऑफ फॉर चेंज। उत्तम स्टील इज़ अ स्मॉल फैमिली फर्म विच डज नॉट ऑफर इनफ स्कोप फॉर प्रमोशन। अभी पहले से कहीं एम्प्लॉयड है तो इन्होंने अपना जॉब चेंज करने का रीज़न दे दिया है कि मैं मेरा आपके यहाँ पर अप्लाई करने का रीज़न ये है कि मैं उत्तम स्टील में काम करता हूँ, वो फैमिली फर्म है छोटी सी, ज़्यादा स्कोप नहीं है वहाँ पे प्रमोशन का, ठीक है। फॉर रेफरेंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर CEO उत्तम स्टील, एड्रेस योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे रेफरेंस के लिए इन्होंने अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम दे दिया जहाँ पे ये काम कर रहे हैं उनके एड्रेस के साथ में, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आएगा योर्स फेथफुली, फिर वही साइन राकेश कुमार, और यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट फोटोग्राफ के साथ में करिकुलम विटाए भी इंक्लूड करेंगे। ये आपका करिकुलम विटाए है जिसमें आपने मेंशन किया है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, स्कूलिंग कहाँ से करी है, NCC में C सर्टिफिकेट लिया है ग्रेड के साथ, सर्टिफिकेशन क्या है आपके पास में, एक्स्ट्रा नॉलेज है तो कंप्यूटर की O लेवल जानकारी आपको है, एक्सपीरियंस आप क्लर्क के तौर पे लगे थे उत्तम स्टील लिमिटेड में पुणे के अंदर जुलाई 1 2015 से, उसके बाद से आप प्रेजेंटली वहीं काम कर रहे हैं। तो ये था आपका
करिकुलम विटाए। अब क्या होता है, कुछ लोग अपने इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी मेंशन करते हैं। ठीक है, इन्होंने स्कूलिंग लिखी है, उसके बाद में आप कॉलेज लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, मास्टर्स के बाद में आपने पीएचडी कर रखी है तो वो मेंशन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी जॉब्स का एक्सपीरियंस है तो आप एक एक करके शुरुआत से अपनी सारी जॉब्स जो है वो लिखते जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कई लोगों के पास में कई सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं तो वो भी मेंशन करते हैं। अब सर्टिफिकेट जो प्रोफेशनली आपको दिए हुए हैं, वैसे नहीं कि आप क्लास में फर्स्ट आए थे या आपको ड्राइंग कंपटीशन मिल गया था, वो सब चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे अहेड, कीप लर्निंग, बी सेफ,